हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यूज से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक का एक नया सा चैप्टर, लाइंस एंड एंगल्स। ओके, तो आज के इस वाले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करेंगे, और इसके आगे वाले वीडियो में भी हम सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में वीडियो करेंगे। ओके, उसके बाद जो भी सारे क्लासेस होंगे उन सारे क्लासेस में मैं एक एक करके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज को एक एक करके पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के वीडियो के इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो, लाइंस एंड एंगल्स को जानने से पहले हमें लाइंस के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। कितने लाइंस है, क्या है, किस तरह से बनते हैं। उसके साथ साथ एंगल्स के बारे में जानना पड़ेगा। एंगल्स कैसे बनते हैं, कितने तरह के एंगल्स होते हैं, क्या होता है उनका वैल्यू, कैसे निकाला जाता है। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं लाइंस के बारे में। ओके, तो देखो, लाइन से सबसे पहले किसको कहा जाता है, ये बस कॉन्सेप्ट है। इसका डेफिनेशन वगैरह तुम पहले से जानते हो, क्लास 5th 6th पढ़ते आ रहे हो। इसलिए बस मैं तुम्हें समझाऊंगा, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें पता है, या फिर चाहो तो तुम खुद से भी लिख सकते हो। ओके, तो देखो, लाइंस किसको कहा जाता है। लाइंस कहा जाएगा जहां पे जिस किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, उसको कहा जाएगा लाइंस। या फिर दूसरी भाषा में यह भी समझ सकते हो, अगर किसी भी एक लाइन को मैं किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड कर सकता हूं, उसको कहा जाएगा लाइंस। जैसे कि मैं इस वाले को या तो इस तरफ बढ़ा सकता हूं या फिर इस तरफ भी बढ़ा सकता हूं, तो इस चीज को कहा जाएगा लाइंस, जहां पे कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ओके, अच्छा, इसके बाद आ गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बिल्कुल ही लाइंस का उल्टा होता है, यानी कि लाइंस में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता नहीं होता, वहीं पे लाइन सेगमेंट में हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होता है। और क्या चीज उल्टा है इसमें, जैसे लाइंस में हम इसे किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं, लाइन सेगमेंट में इसका उल्टा है, हम इसे थोड़ा सा भी नहीं बढ़ा सकते। इस तरह से कंपैरिजन करके याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा। ओके, और इसमें से बहुत सारी चीजें तुम्हें पहले से पता भी है क्लास 5th और 6th से, इसलिए बस मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूं ताकि तुम्हारा रिकॉल हो जाए और तुम्हें याद आ जाए। ओके, इसके बाद आ गया रे। रे का मतलब क्या है, रे का मतलब है जिसका बस स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, उसको कहा जाएगा रे। देखो, ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन एंडिंग ये कहीं पर भी हो सकता है, इसको मैं चाहूंगा तो आगे बढ़ा सकता हूं, इसीलिए इस तरह के लाइंस को कहा जाता है रे। इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, देखो, मान लो अगर तुम्हारे पास ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है, अगर ये तीनों पॉइंट्स जब तुम एक लाइन को ड्रॉ करोगे, अगर ये तीनों पॉइंट्स उसी लाइन के ऊपर रहेंगे, तो इसको कहा जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी 3 पॉइंट्स हैं और तुम्हें चेक करना है कि वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे या फिर नहीं, तो सबसे पहले देखो क्या उस तीनों पॉइंट्स के ऊपर एक ही लाइन जा सकता है या फिर नहीं। अगर जा सकता है तो कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। अब ठीक इसका उल्टा आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि जैसे कि अगर 3 पॉइंट्स एक सीधे लाइन में हो तो कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है, उसी तरह से अगर ये तीनों पॉइंट्स सीधे लाइन में ना हो तो इसको कहा जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो, ये दोनों के लिए तो लाइन बन गया, लेकिन ये वाला पॉइंट बाहर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूं तो ये वाला पॉइंट बाहर हो जाएगा। तो इस तरह के पॉइंट्स को, जहां पे तीनों पॉइंट्स एक ही डायरेक्शन में ना हो, उसको कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, देन इसके बाद आता है एंगल। अब एंगल तो तुम्हें पता है, लेकिन एंगल बनता कैसे है। एंगल हमेशा बनता है 2 रेस की वजह से बनता है एंगल। जहां पे 2 रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि जॉइंट होती है, वहीं पे बनता है एंगल। ये हमेशा याद रखो, दोनों रेस की वजह से ही एंगल्स हमेशा बनती है। ओके, तो चलो, ये तो अभी खत्म हो गया। अब इरेज करके, अब इसके आगे जो भी सारे पॉइंट्स है उन सभी को लिख देता हूं और उन सभी को एक एक करके समझाता हूं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अच्छा, तो देखो, यहां पे हमें लाइंस के और 2 पार्ट्स के बारे में भी जानना है। ओके, सबसे पहला पार्ट क्या है,
इंटरसेक्टिंग लाइन, हाँ मुझे पता है तुम इसके बारे में पहले से पढ़ चुके हो, क्योंकि इन चीजों के बारे में अब तुम आगे इसके थोड़े से अपडेट वर्जन के बारे में तुम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसलिए मेरा काम बनता है कि मैं तुम्हें इन चीजों के बारे में पहले थोड़ा सा बता दूं, जिससे कि तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए और तुम्हें सारी पुरानी चीजें फिर से याद आ जाए। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जब दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, यानी कि एक लाइन के ऊपर जब दूसरा लाइन जाता है, इसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। बहुत सिंपल। अच्छा, अगर तुम्हें याद है इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में, तो बताओ इस वाले पॉइंट को क्या कहा जाएगा? सिंपल, इस वाले पॉइंट को कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ओके, उसी तरह से नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब, अगर इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर जाती है, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा, दोनों लाइंस एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगी, यानी कि ये दोनों लाइंस, इनको जितना भी आगे बढ़ाओ, इन दोनों को जितना भी आगे बढ़ाओ, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। तो इस तरह के लाइंस को कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका एक दूसरा नाम भी है जो अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, जो कि है पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये भी तुम्हें पहले से पता है। तो इस तरह के लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लाइंस के बारे में जितने भी सारे कॉन्सेप्ट थे, ये खत्म हुआ। अब स्टार्ट करते हैं एंगल्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। कितने तरह के एंगल्स है, पहले तो मैंने बता दिया कि एंगल्स कैसे बनता है, अब देखेंगे एंगल्स कितने तरह के हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो देखो, तुम्हें भी पहले से पता है कि एंगल्स हमारे कितने तरह के होते हैं। एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, उसके साथ स्ट्रेट एंगल, उसके साथ रिफ्लेक्स एंगल। मुझे पता है कि तुम इन सभी के बारे में पहले से जानते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें रिकॉल करा देता हूँ। एक्यूट एंगल का मतलब होता है, मान लो अगर तुम्हारे पास एक एंगल है x डिग्री, ओके, अगर ये वाला एंगल 0 डिग्री से बड़ा होगा, उसके साथ 90 डिग्री से छोटा होगा, तो इसको कहा जाएगा एक्यूट एंगल। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये वाला देख रहे हो, इस वाले एंगल को कहा जाएगा एक्यूट एंगल, यानी कि 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से देख रहे हो ये वाला एंगल छोटा है, इसलिए इस तरह के एंगल्स को कहा जाता है एक्यूट एंगल्स। अच्छा, उसी तरह से राइट एंगल तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। राइट एंगल का मतलब होता है जहां पे 90 डिग्री दिखाई दे, उसको कहा जाता है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है बिल्कुल 90 डिग्री, ये भी तुम पहले से जानते हो। ओके, फिर आ गया ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा। क्या उल्टा? ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब होता है, मान लो तुम्हारे पास कोई एक एंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, इसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। और इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, देख रहे हो, ये वाला होगा 90 डिग्री से बड़ा, ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, देखा? इस तरह के एंगल्स को कहा जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल किसको कहा जाता है? जैसे राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, उसी तरह से स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है, अगर कोई एंगल है x डिग्री, अगर वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो उसको कहा जाएगा स्ट्रेट एंगल। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपल, मान लो ये एक पॉइंट है, इस वाले एंगल को कहा जाएगा 180 डिग्री, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल। जिस एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ओके, अच्छा, अब देखो रिफ्लेक्स एंगल किसको कहा जाता है? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है क्या? रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। देखो, उसी को कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री से छोटा होता है।
अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसा एग्जाम्पल है? हाँ है, इसका एग्जाम्पल है, देखो इस तरह का एंगल भी है। अब तुम्हें क्या लग रहा है सर ये तो, अब तुम बोलोगे सर ये वाला तो 180 डिग्री से मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है, लेकिन आपने कहा कि रिफ्लेक्स एंगल 360 से छोटा होता है लेकिन 180 से बड़ा होता है, तो ये एंगल तो नहीं हो सकता। मैं इस अंदर वाले एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, इस बाहर वाले एंगल की बात कर रहा हूं। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल। जैसा देख सकते हो कितना बड़ा एंगल है, इसीलिए इस वाले एंगल को कहा जाता है 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। क्यों 360 से छोटा? अगर ये मैं इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दूं तो ये सर्कल हो जाएगा, और सर्कल एक 360 डिग्री का होता है, इसीलिए इस एंगल को कहा जाता है 360 डिग्री का छोटा एंगल, यानी कि एक रिफ्लेक्स एंगल। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। उसने दिया होगा, मान लो तुम्हारे पास एक एंगल है, इंटीरियर एंगल है, ओ है 30 डिग्री, ठीक है। उसने कहा होगा कि इस बाहर वाले रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करो। तो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे? सिंपल 360 डिग्री, ओके, उससे माइनस कर दो 30 डिग्री को, तो 360 डिग्री से 30 डिग्री माइनस हो जाएंगे, तो बचे कितने? 330 डिग्री। तो ये बाहर वाला हो जाएगा हमारा 330 डिग्री का, ओके। तो इस तरह के एंगल को कहा जाता है जो कि 360 से छोटा होगा और 180 से बड़ा होगा, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्स एंगल, ओके। अच्छा, एंगल से रिलेटेड और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं इसके नेक्स्ट आने वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट 2 में तुम्हें समझाने वाला हूं, ओके। क्योंकि अगर एक ही वीडियो में सब कुछ समझाने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा और तुम्हें समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, इसलिए छोटे छोटे क्लास में करेंगे और पूरा ही इसको खत्म कर देंगे, ओके। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर तुम्हें, मुझे तो लगता नहीं है इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे जाके हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे ही डाउट्स को क्लियर कराऊंगा, ओके। तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से वीडियो में, इसके दूसरे के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के साथ, ओके। तो चलो बाय बाय।